कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जश्न ने अति को अपनी गोद में उठाया और गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया। अति उससे खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी और बार बार उसके कंधे पर भी अपने हाथ से मार रही थी, लेकिन जश्न ने एक पल के लिए भी उसे नहीं छोड़ा और फिर उसे सीट पर बिठाकर गाड़ी लाक कर खुद ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पूरे रास्ते अति गाड़ी की खिड़की खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन गाड़ी में लॉक लगा हुआ था और दूसरी तरफ जश्न ने अपने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा हुआ था। कोई फ़ायदा नहीं मुझे यूँ ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने का, क्योंकि जब भी मुझे मौका मिला मैं फिर से भाग जाऊंगी। आप हमेशा मुझे अपने साथ बांध कर तो नहीं रख सकते ना, अति ने उसे देखते हुए कहा। तो जश्न मुस्कुराया और बोला, अगर बांधने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी करूँगा, पीछे नहीं हटूँगा। और तुम्हें लगता है कि अब मैं कोई ऐसी लापरवाही करूँगा कि तुम्हें घर से बाहर निकलने का मौका मिल सके? अब चुपचाप होकर बैठी रहो, वरना यहीं पर खुद के साथ बांध लूँगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए चुपचाप हमारी लॉन्ग ड्राइव का मज़ा लो माई बेबी डॉल। जश्न ने माई बेबी डॉल कहते वक्त और भी ज़्यादा लंबी मुस्कुराहट दी, तो अति और भी ज़्यादा खींच गई और सामने की तरफ देखने लगी। घर आने पर जश्न ने मुस्कुराते हुए अति की तरफ आकर उसका दरवाज़ा खोला, तो अति ने एक बार फिर से उसे घूर कर देखा और बिना कुछ कहे चुपचाप घर के अंदर चली गई। उसे जाते देख जश्न मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं जानता तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इसका कारण सिर्फ तुम्हारा मिसकैरेज नहीं हो सकता। माना एक माँ को सबसे प्यारा अपना बच्चा होता है, लेकिन मेरी बेबी डॉल को सबसे प्यारा हमेशा उसका जश्न ही रहेगा। मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें खुद की सांसें भी प्यारी नहीं है, तो और कुछ कैसे ही हो सकता है। खैर बात जो भी हो मैं पता लगा कर ही रहूँगा। मनीषा जो हाल में ही बैठी थी अति को अपने सामने देखकर जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, तुम्हारा ड्रामा सही है, जब मन करता है भाग जाती हो, जब मन करता है वापस आ जाती हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? पिछले जन्म में किसी सर्कस में थी क्या तुम? अति ने गुस्से से उसे देखा और फिर उसके हाथ में पकड़ा हुआ जूस का गिलास उसके मुंह पर मारते हुए बोली, सॉरी मुंह गंदा हो गया तुम्हारा, लेकिन अब जब इसे साफ़ करो तो थोड़ी अपनी ज़ुबान भी साफ़ कर लेना, बहुत ज़रूरत है तुम्हें। उसे इतने भयंकर गुस्से में देखकर मनीषा की और कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो चुपचाप साइड हट गई, तो वहीं उसका इतना भयंकर गुस्सा देखकर जश्न भी हैरान रह गया, लेकिन वो मुस्कुरा भी रहा था क्योंकि एक बार फिर से उसकी बेबी डॉल अपने रूप में वापस आ चुकी थी। अति जल्दी से अपने कमरे में आई और गुस्से में इधर उधर टहलने लगी। जश्न भी उसके पीछे पीछे आया और उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में ले गया, तो अति किसी पतंग की तरह उसके पीछे पीछे खींचते हुए चली गई। जश्न ने उसे बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा किया और बोला, बिल्कुल आग की तरह तप रही हो, ठंडे पानी में भीग लो थोड़ी देर, थोड़ा शांत हो जाओगे। अति जो अब तक शावर चलने की वजह से भीगने भी लगी थी, गुस्से से जश्न को देखने लगी और बोली, आपकी ठंडक आपको ही मुबारक। इतना कहकर वो शावर के नीचे से जाने लगी, तो जश्न ने उसे फिर से खींचा और शावर के नीचे खड़ा कर दिया। मुझे जो ठंडक चाहिए वो तो मैं ले ही लूँगा, तुम्हारी ठंडक की बात मैं तो कर रहा था बेबी डॉल। इतना कहकर ही इसने उसके लबों को चूम लिया। भले ही वो जश्न से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति में खुद पर काबू रखना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसने जश्न से अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन नहीं छुड़वा पाई, तो उसने खुद से अपने हाथ ढीले छोड़ दिए। जश्न ने उसे चुप देखा तो उसके गाल पर चूमते हुए बोला, क्यों कर रही हो ऐसे? इतना तो मैं जानता हूँ कि कोई भी बात तुम्हें मुझसे इतना खफा नहीं कर सकती कि तुम मुझे तलाक देने की सोचो। इसलिए तुम्हारे दिमाग में जो भी खिचड़ी पक रही है वो या तो अब खुद ही उगल दो, क्योंकि अगर मैं उगलवाने पर आया तो तुम्हें अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छे तो अब मुझे आप भी नहीं लगते, तो फिर दूर क्यों नहीं रहते मुझसे? अति ने कहा। तो जश्न एक पल के लिए रुका और फिर थोड़ा ऊपर उठकर उसकी आंखों में देखने लगा। अति भी उसकी तरफ देख रही थी, तो जश्न उसके चेहरे के बिल्कुल करीब हुआ और बोला, अब ये बात मेरी आंखों में देख कर कहो,
मुझे कुछ नहीं कहना, अति ने कहा और अपनी नज़रें फेर ली तो जश्न मुस्कुराया और फिर से उसके गाल पर चूम कर बोला, आई लव यू माई बेबी डॉल बट आई जस्ट हेट यू, अति ने बड़बड़ा कर कहा तो जश्न ने मुस्कुरा कर एक बार फिर से उसके चेहरे की तरफ देखा तो इस बार बिना कुछ कहे ही अति ने अपनी नज़रें फेर ली तो जश्न की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वैसे अभी के लिए इतनी ठंडक बहुत होगी है ना, लेकिन अगर दोबारा ज़रूरत पड़ी तो वापस यहीं ले आऊँगा और इस बार तुम्हें इतना प्यार करूँगा कि तुम आई हेट यू की जगह आई लव यू कहती फिरोगी, इसलिए अब खुद को शांत रखना। उसकी बात सुनकर अति ने घूर कर उसे देखा और फिर बिना कुछ बोले बाथरूम से बाहर आ गई। वो अभी अलमारी से अपने कपड़े निकाल ही रही थी कि अचानक ही उसकी सिसकी सी निकल गई, क्योंकि जश्न ने उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसे खींचते हुए अपने सीने से लगा लिया और अपने होठ उसके कानों के पास लाकर बड़ी मधोसी भरी आवाज़ में बोला, वैसे तुम गुस्से में और भी ज़्यादा सेक्सी लगती हो, मन कर रहा है तुम्हें किसी शराब की तरह खुद में उतार लूँ। अति के गाल लाल होने लगे और उसके रोंगटे खड़े होने लगे तो जश्न ने उन्हें देखते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसकी पूरी बाँह पर हाथ फेरते हुए बोला, अगर तुम कुछ चाहती हो तो आपके दिमाग में सिर्फ यही सब आता है ना, मेरी बाकी बातें तो आपकी समझ में आ ही नहीं रही। अति ने गुस्से से कहा तो जश्न ने उसे पलटकर अपने सामने किया और बोला, मैं तो सिर्फ वही बोल रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ, अब तुम्हारे ये रोंगटे भरी गर्मी में ठंड से तो खड़े हुए नहीं होंगे, इन पर असर तो मेरी छुअन का ही है। उसकी बात सुनकर अति ने उसकी आंखों में देखा और बोली, इतना भी कुछ खास नहीं आप में जो आपकी छुअन से पिघलने लगूँ मैं, जाइए जाकर किसी और पर यह टोटका आजमाइएगा, क्योंकि मुझे आपके छूने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं ऐसा ना हो अगर मैंने किसी और को छुआ तो पिघलने की जगह तुम जलने लग जाओ। जश्न ने कहा तो अति व्यंग से मुस्कुराई और बोली, दिन में ही ख्वाब देखने लगे हैं आप, मैंने कहा ना अब आपकी किसी भी बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो सोचा तुम जल कुकड़ी टाइप की होगी, लेकिन तुम तो बड़ी बोल्ड निकली, मुझे किसी और के साथ देखकर भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जश्न ने कहा तो अति बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी तो वो मुस्कुराया और बोला, वैसे कहते हैं लड़कियां जब अंदर से जलती है तो उनकी नाक लाल हो जाती है, मुझे इंतज़ार रहेगा अब तुम्हारी नाक लाल होने का। इतना कहकर वो उससे साइड हट गया और अपनी अलमारी में से अपने कपड़े निकालने लगा। अति अपनी तिरछी नज़रों से बीच बीच में से उसे देखती रही और फिर अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद वो जब वापस कमरे में आई तो जश्न कमरे में नहीं था। वो कुछ सोचने लगी और अचानक ही उसकी आंखें बड़ी हुई और वो जल्दी से कमरे से बाहर आकर नीचे की तरफ आ गई तो देखा कि जश्न हाल में सोफे पर लेटा हुआ था और उसके सामने ही मनीषा बैठी उसके लिए फ्रूट काट रही थी। जैसे ही जश्न ने सीढ़ियों से अति को नीचे आते हुए देखा तो उसने प्लेट में से एप्पल का पीस उठाया और बोला, वेरी स्वीट, ओह थैंक यू सो मच जश्न जी, ये स्ट्रॉबेरी खाइए ना, आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगी। मनीषा ने अब जल्दी से उसके आगे स्ट्रॉबेरी की प्लेट बढ़ाते हुए कहा तो जश्न ने अपने हाथों में से एक स्ट्रॉबेरी उठाई और बोला, आई लव स्ट्रॉबेरीज। अति ने एक पल रुक कर उसे देखा और फिर मन ही मन बोली, मैं जानती हूँ ये सब आप मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो किचन की तरफ बढ़ गई तो जश्न की नज़रें भी किचन की तरफ चली गई। थोड़ी ही देर बाद अति किचन में से बाहर आई तो उसके हाथों में एक बाउल था। अब अति ने एक बार भी जश्न की तरफ नहीं देखा और उस बाउल को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उस बाउल्स में नूडल्स थे। जब अति ने नूडल्स खाना शुरू किया और जश्न ने देखा कि वो नूडल्स खा रही है तो जल्दी से अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि नूडल्स इस वक्त अति के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे वो पास आ रहा था अति स्पीड से वो नूडल्स खाती जा रही थी और खाते खाते ही अचानक उसकी आंखों से आंसू आने लगे और उसका पूरा चेहरा लाल होने लगा। जश्न जल्दी से उसके पास आया और जैसे ही उसने बाउल की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो पूरी नूडल्स एकदम से लाल थी, जैसे सिवाय लाल मिर्चों के उनमें कुछ और ना डाला हो। जश्न ने एक झटके से अति के आगे से वो बाउल उठाया और बोला, पागल हो गई हो क्या तुम, क्या खा रही हो ये? कहते हुए ही उसने टेबल से पानी का गिलास उठाया और अति की तरफ बढ़ा दिया।
लेकिन अति ने उस गिलास की तरफ देखा भी नहीं और दोबारा उस बाउल को उठाने की कोशिश की तो जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, जल्दी से ये पानी पियो, देखो चेहरा कितना लाल हो गया है तुम्हारा। मुझे नूडल्स खाने हैं, अति ने भी ढीठ बनते हुए कहा। थप्पड़ मत खा लेना तुम मुझसे, जल्दी से ये पानी पियो, जश्न ने फिर से पानी का गिलास उसके होठों से लगाकर कहा। तो इस बार अति ने उसका हाथ दूर झटक दिया तो आधा पानी छलछला कर नीचे गिर गया। अब जश्न को उस पर गुस्सा आने लगा। उसने अति को कमर से पकड़ा और बोला, जल्दी पानी पियो वरना मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। देखो कितनी मिर्ची लग रही है, तुम्हें जलन होने लगेगी। अति की आंखों से पानी आ रहा था। मिर्ची की वजह से उसके पूरे मुंह में जलन हो रही थी। लेकिन जश्न की बात सुनकर वो व्यंग से मुस्कुराई और बोली, हाँ, ज़बरदस्ती के अलावा आपको और आता भी क्या है? फालतू बकवास बंद करो और पानी पियो, जश्न ने इस बार गुस्से से कहा। लेकिन इस बार भी अति ने पानी नहीं पिया और उससे छूटने के लिए कसमसाने लगी। तो जश्न ने इस बार उस पानी के गिलास को अपने मुंह से लगा लिया और खुद घूंट भर पिया तो अति भी उसकी तरफ देखने लगी। लेकिन अगले ही पल जश्न ने उसकी बोलती बंद कर दी और अति के गालों को अपनी उंगलियों से दबा दिया, जिससे उसके मुंह पूरा खुल गया और जश्न के मुंह का पानी पूरा अति के मुंह में चला गया। मनीषा जो इस वक्त वहीं पर खड़ी थी, जश्न को अति को चूमते हुए देखकर उसका मुंह उतर गया और बाकी सब नौकर भी अपनी अपनी जगह पर जाकर काम करने लगे। जश्न का ध्यान कहीं भी नहीं था, उसे तो बस अपने बेबी डॉल की मिर्ची कम करनी थी। अति बार बार उससे खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जश्न को इंच भी खुद से दूर नहीं कर पाई और धीरे धीरे खुद ही ढीली पड़ गई। जश्न ने उसके हाथों को बड़ी मजबूती से पकड़कर उसकी कमर से लगा दिया, लेकिन जब उसने देखा कि अति ढीली पड़ गई तो उसने भी उसके हाथों को ढीला छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जश्न उससे दूर हुआ। अति ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। जश्न ने प्यार से मुस्कुरा दिया, लेकिन वो मुस्कुराहट भी अति के दिल को सॉफ्ट नहीं कर पाई और वो जश्न को गुस्से से घूरती ही रही। जश्न ने जब उसे यूं खुद को घूरते हुए देखा तो बोला, चलो मिर्ची तो ख़त्म कर दी, अब मिर्ची की भरपाई करने चलते हैं। इतना कहकर ही उसने अति को अपनी गोद में उठा लिया तो अति ने अपने हाथ से उसके सीने पर मारा और बोली, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, अभी इसी वक्त मुझे अपनी गोद से नीचे उतारिए और ये बार बार मेरे पास आना बंद कीजिए। मिर्ची तुम्हें लगी थी तो तुम्हारे पास ही आना बनता था ना। हाँ, अगर किसी और को लगी होती तो शायद फिर मैं उसके पास जाता। मतलब क्या है आपका? अति खींचकर बोली। तो जश्न ने उसकी तरफ देखा और बोला, यही कि वैसे तो मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मेरा पार्ट टाइम काम लोगों की मिर्ची कम करने का ही है और अगर मिर्ची लड़कियों को लग रही हो तो मैं अपना काम और भी ज़्यादा बेस्ट तरीके से करता हूँ। पानी की जगह उनकी जलन अपने लबों से ठंडी करता हूँ। उसकी बात सुनकर अति और भी ज़्यादा खींच गई और ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर बोली, आप जिसकी जलन जैसे चाहे मर्जी ठंडी कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे करीब आना बंद कर दीजिए और मुझे गोद से नीचे उतारिए। पर मैंने तो तुम्हें गोद में उठा ही नहीं रखा है। जैसे ही जश्न ने ये कहा तो अति ने अपनी तरफ देखा। वो जश्न की गोद में नहीं बल्कि गाड़ी में बैठी थी। तो उसने गुस्से से जश्न की तरफ देखा और बोली, बहुत बुरे हैं आप, अभी इसी वक्त गाड़ी का लॉक खोलिए, मुझे घर के अंदर जाना है, आपके साथ अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। बेबी डॉल, लॉक तो पहले से ही खुला है। जैसे ही जश्न ने कहा तो अति का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन अब उसने जश्न को कुछ कहने की बजाय दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। तो उसी वक्त जश्न ने लॉक लगा दिया और बोला, टाइम अप माय बेबी डॉल, लेट्स गो फॉर ए राइड। इतना कहकर ही उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी और अगले ही पल उसकी गाड़ी हवा को चीरती हुई सड़कों पर दौड़ने लगी। अति पूरा 5 किलो का मुंह फुलाकर अपनी सीट पर बैठी बाहर की तरफ देख रही थी और जश्न ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम रखा था। अति बीच बीच में उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती, लेकिन जश्न जैसे ही उसके हाथ में हरकत महसूस करता उसका हाथ और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लेता। तो अति अपने आप ही अपना हाथ ढीला छोड़ देती। दोनों एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर पहुंचे तो जश्न गाड़ी में से बाहर निकला और अति की तरफ आया, लेकिन दरवाज़ा खुलने पर भी अति बाहर नहीं आई। तो कुछ पल तो जश्न उसे देखता रहा और फिर नीचे झुककर बोला, अगर तुम अपने आप बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर बाहर ले आऊँगा और फिर अगर कोई तुम्हें देखकर
छोटी बच्ची कहे तो उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी, क्योंकि मेरे लिए तो वैसे भी तुम्हारे सिवा कुछ मैटर नहीं करता। उसकी बात सुनकर ही अति जल्दी से बाहर आ चुकी थी। जश्न उसका हाथ थामकर आगे बढ़ गया और काउंटर पर जाकर 2 कोन ऑर्डर किए। उसी वक्त 3-4 लड़कियों का ग्रुप वहां पर आया, जो दिखने में ही काफ़ी रिच फैमिली से लग रही थी। जश्न को वहां देखकर ही उन लड़कियों की आंखें बड़ी हो गई और वो सभी ही खुद को सेट करने लगी। कोई अपने बाल सेट कर रही थी तो कोई अपने लिपस्टिक, क्योंकि भले ही वो शादीशुदा था लेकिन अभी भी पूरे शहर के लड़कियों की दिल में वो धड़कन की तरह धड़कता था। उसका ऑरा ही कुछ ऐसा था, जो भी लड़की उसे देखे बस उसे देखती ही रह जाए। अति, जो अभी तक जश्न को नज़रअंदाज कर रही थी, अब उसने जश्न के चेहरे की तरफ देखा और तभी उसकी नज़रें सामने खड़ी उन लड़कियों पर गई, जो जश्न को ऐसे देख रही थी जैसे मौका मिलने पर कच्चा ही चबा जाएंगे। उनका आर्डर आया तो जश्न ने दोनों को लिए कोन लिए और एक अति की तरफ बढ़ा दिया और एक खुद के हाथों में पकड़ लिया। दिल में आग और हाथों में बर्फ। अति इस वक्त लाल हुए जा रही थी। कहने को बेशक उसने कह दिया था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल को फ़र्क ना पड़े ये हो ही नहीं सकता। भले ही वो जानती थी कि जश्न सिर्फ उसका है, लेकिन जब अपनी चीज़ पर कोई गैर नज़र भी डाले तो हम उसे नज़रों से बचाने लग जाते हैं, और ऐसा ही अति के साथ भी हुआ। ना चाहते हुए भी वो एकदम से जश्न के आगे आकर खड़ी हो गई, जैसे उस पर किसी और की नज़र डाले ही ना। जश्न ने उसे यूं अपनी तरफ खड़े होते देखा तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन तभी उसकी नज़रें अति के पीछे खड़ी लड़कियों पर गई, जो आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। तब तक उन लड़कियों की आइसक्रीम भी आ चुकी थी और वो जश्न को देखते हुए अपनी आइसक्रीम को ऐसे खा रही थी जैसे आइसक्रीम की जगह पर जश्न हुआ और उसे चाट चाट कर ख़त्म ही कर देगी। अति ने जब जश्न की नज़रें अपने पीछे देखी तो अपनी तिरछी नज़रों से उसने भी पीछे की तरफ देखा और उन लड़कियों को इस तरह से आइसक्रीम खाते और जश्न को एकटक देखते हुए पाकर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। और तभी उसने फिर से पलटकर जश्न की तरफ देखा, जो अब बिल्कुल उन्हीं लड़कियों की तरह आइसक्रीम खा रहा था, तो वो बिल्कुल अंगारों की तरह जलने लगी। जश्न उसकी तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा था, बस उन लड़कियों को देख रहा था और अपनी जीभ से आइसक्रीम लिक किए जा रहा था। जश्न से ऐसा रिस्पॉन्स पाकर एक लड़की जश्न और अति के करीब आई और जश्न को बड़ी सेडेक्टिव नज़रों से देखने लगी। जश्न भी उसकी तरफ ही देख रहा था, तो अति का गुस्सा अब उसकी हद से बाहर होने लगा, लेकिन वो लड़की भी कम नहीं थी। उसने जश्न के हाथों में पकड़ी हुई आइसक्रीम को दूसरी तरफ से अपने हाथों में थामा और उसमें से आइसक्रीम बाइट कर ली, तो अगले ही पल उसका मुंह आइसक्रीम से बिगड़ गया, क्योंकि अति ने अब वो आइसक्रीम उसके मुंह पर दे मारी और जश्न की तरफ देखते हुए बोली, सच में बहुत ही चीपड़े हैं आप, जाइए अब जाकर इसके मुंह को भी चाट लीजिए। अपने मुंह पर आइसक्रीम लगते ही वो लड़की चीख पड़ी, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर जश्न ने वहाँ से जाती हुई अति का हाथ पकड़ा और बोला, नहीं वो तो मैं तुम्हारे मुंह से ही चाटूंगा। और अगले ही पल उसने अति के हाथों में पकड़ी हुई आइसक्रीम उसकी गाल पर लगाकर उसे चाट लिया। अरे सब दोनों को आपस में ही रोमांस करना है तो मेरा मुंह क्यों बिगाड़ा? उस लड़की ने नैपकिन लेकर अपने मुंह से आइसक्रीम साफ करते हुए कहा। तो अति ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, पहले तो जैसे बड़ी स्वर्ग सुंदरी थी, आइसक्रीम तो खानी आती नहीं, चुड़ैल कहीं की। हाउ डियर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल कहने की? उस लड़की ने गुस्से से कहा। तो अति भी अपने रौद्र रूप में आ गई और अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उस लड़की की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे पति को गंदे गंदे इशारे करने की, तो अपने पति को भी काबू में रखो ना। वो लड़की भी चिल्लाकर बोली और फिर एक पल रुककर व्यंग से मुस्कुराकर दोबारा बोली, वैसे वो खुद को कैसे काबू करे? तुम जैसी जंगली जानवर लड़की के साथ रहेगा तो उसे तो बाहर मुंह मारना ही पड़ेगा, और अपने सामने इतनी हॉट लड़की को देखकर कौन नहीं फिसलेगा? ओ तेरी की, तू हॉट और मैं जंगली जानवर? रुक, तुझे तो मैं दिखाती हूँ हॉटनेस। अति गुस्से से बोली और फिर अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगी। उसे थोड़ी ही दूर पर पानी की एक भरी हुई बाल्टी दिखाई दी, तो वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और फिर उसमें से पानी का एक डिब्बा भर कर उस लड़की की तरफ आई। वो लड़की कुछ समझती या सोचती, उससे पहले ही अति ने छपाक से पानी उसके मुंह पर दे मारा। उस लड़की के मुंह से आइसक्रीम के साथ साथ सारा मेकअप भी उतर चुका था।
वो लड़की भी अब बहुत गुस्से से अति को देख रही थी। जश्न, जो अब तक अपनी बेबी डॉल की जेलस को एंजॉय कर रहा था, अब जल्दी से सीरियस हो गया। बात आगे बढ़ती उससे पहले ही उसने अति को कमर से पकड़ा और उसे खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। लेकिन अति अभी भी शांत नहीं हुई थी। अगर वो उसे नहीं पकड़ता तो अब अति ना जाने क्या ही करती। उसकी बेबी डॉल का भी कोई पता नहीं, कभी शाही पनीर, कभी आइसक्रीम, कभी सूप, तो कभी पानी, तो कभी क्या। बस जश्न पर अपने प्यार की बरसात नहीं करती, बाकी किसी न किसी को अपनी ऊट पटांग हरकतों से नहलाती रहती है। छोड़िए मुझे, आज मैं उस लड़की का कचूमर बना दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई आप पर लाइन मारने की? मैं उसका सर्कल बना दूंगी। उसकी इस ऊट पटांग धमकी ने जश्न को भी हैरान कर दिया, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा और फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे सीट पर बिठाकर जल्दी से दूसरी तरफ आया। जश्न ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, लेकिन अति अभी भी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी कि अचानक ही जश्न बोला, वैसे किसी ने कहा था कि उसे बिल्कुल भी जलन फील नहीं होगी अगर मैं किसी और के करीब जाऊं या फिर कोई मुझे देखे, पर यहाँ तो कोई अंगारों की तरह तप रहा है। उसकी बात सुनकर अति के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। इन सब में वो ये तो भूल ही गई कि वो जश्न से गुस्सा है और अब उसे उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसने जश्न को देखते हुए भी मुंह बना लिया तो जश्न और भी ज़्यादा मुस्कुराया और बोला, वैसे आइसक्रीम अच्छी थी, लेकिन तुम्हारे गालों पर लगी और भी ज़्यादा टेस्टी थी। क्या एक बार और ट्राई कर सकते हैं हम? तुम कहो तो रूम में भी अवेलेबल हो सकती है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। बकवास बंद कीजिए अपनी और चुपचाप गाड़ी चलाइए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अभी तो तुम मेरे लिए किसी से लड़े जा रही थी और अब तुम्हें मुझसे बात भी नहीं करनी। उसकी बात सुनकर अति व्यंग से मुस्कुराई और बोली, आपसे किसने कहा कि मैं आपके लिए लड़ रही थी? उसने मुझे जानवर बोला, मुझे इसलिए गुस्सा आया, वरना आप चाहे तो उसके पास अभी भी वापस जा सकते हैं। वैसे भी वो नकचढ़ी ही आपके साथ सूट करेगी। बिल्कुल गलत। मेरे साथ सिर्फ मेरी बेबी डॉल अच्छी लगती है और किसी की तो औकात ही नहीं है मेरे साथ खड़े होने की भी। जश्न ने कहा तो ना चाहते हुए भी अति के होठों पर एक मंद मंद मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने उस मुस्कुराहट को पूरी तरह से काबू किया और शीशे के दूसरी तरफ देखने लगी। तो जश्न ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता है? उसकी बात सुनकर अति ने घूर कर उसकी तरफ देखा तो जश्न ने जल्दी से बात पलटी और बोला, मतलब मुझे तुम्हारे गुस्से से कोई परेशानी नहीं है, इसे हैंडल करना तो मेरे बाएं हाथ का काम है, लेकिन लोगों को उटपटांग तरीक़ों से नहलाने का काम कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता या तुम्हें मज़ा आता है? उसकी बात सुनकर अति ने कुछ नहीं कहा और एक बार फिर से उसे नज़रअंदाज करने लगी। तो इस बार जश्न बोला, वैसे लड़ती हुई तुम बिल्कुल बच्चों की तरह लगती हो, जैसे किसी ने तुमसे तुम्हारा फेवरेट टॉय छीन लिया हो। मुझे तो समझ नहीं आता, जब हमारे बच्चे होंगे तब भी तुम ऐसे ही। कहते कहते ही जश्न चुप हो गया, लेकिन उसकी आधी अधूरी बात ने अति की आंखें नम कर दी। उसी वक्त उनकी गाड़ी घर के बाहर पहुंची तो जश्न ने एक झटके से गाड़ी रोकी। अति ने अपनी नम आंखों से जश्न की तरफ देखा और जल्दी से गाड़ी से बाहर आ गई। बेबी डॉल, मेरी बात सुनो। जश्न जल्दी से उसके पीछे पीछे आया, लेकिन अति एकदम बुलेट ट्रेन बनी हुई थी। जश्न को इस वक्त खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, वो क्यों बोला वो सब। रूम में आते ही अति बाथरूम में घुस गई तो जश्न भी अंदर जाने लगा, लेकिन अति ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया था। पर क्या फ़ायदा जब हर दरवाज़ा जश्न के फिंगरप्रिंट से खुल सकता था। जश्न अंदर आया तो अति दीवार से लगकर रो रही थी। उसकी लाल आंखें देखकर जश्न का दिल एकदम से सहम गया। प्लीज़ सॉरी बेबी डॉल, ना जाने कैसे मेरे मुँह से वो बात। फिर क्या हुआ जश्न जी, आप तो वैसे भी दिल दुखाने में माहिर हैं, एक बार और दुखा दिया तो क्या हुआ? अति ने रोते हुए कहा तो जश्न ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा दिल जानबूझकर दुखाऊंगा? जब आप हमारे बच्चे को मारने का सोच सकते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है? अति ने कहा तो जश्न एकदम से हैरान रह गया। उसकी बेबी डॉल उसे ये बात कहेगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने उसे कंधे से पकड़ा और बोला, तुम समझ क्यों नहीं रही कि उस बच्चे से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था? तुम अभी मैच्योर नहीं हो, तो फिर एक बच्चे से प्यार क्यों किया? हाँ, कोठे से लाकर किसी अनाथ आश्रम में क्यों नहीं दे दिया?
पर नहीं, खुद का दिल बहलाना भी ज़रूरी था। अब इस उम्र में खिलौने तो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मुझे अपनी बेबी डॉल बनाकर मेरे साथ खेलने में लगे हैं। अब तुम हद पार कर रही हो। जश्न गुस्से से गरजा, उसकी सांसें भी तेज हो चुकी थी। हद तो आपने पार की थी, मैं तो सिर्फ आपको आईना दिखा रही हूँ। जब आप एक 18 साल की लड़की से प्यार कर सकते हैं, उससे शादी कर सकते हैं, उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी बना सकते हैं, तो फिर वो 18 साल की लड़की माँ कैसी नहीं बन सकती? क्यों आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो बच्चा जिसे आप मारने की सोच रहे हैं वो हमारा अपना बच्चा है? चलो मान लेती हूँ कि मेरी उम्र कम है और मैं शायद उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाती, लेकिन आपकी उम्र तो कम नहीं है, आप मुझसे कहीं ज़्यादा बड़े हैं, तो क्या आप उस बच्चे को नहीं संभाल सकते थे? या आप मेरी कमियां पूरी नहीं कर सकते थे? अगर आप मुझे संभाल सकते हैं तो उस बच्चे को संभालना आपके लिए मुश्किल होता। नहीं, मुश्किल भी नहीं होता, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस इसी बात का है कि आप जो चाहे वही कर सकते हैं, और आप जो चाहते थे वो हो गया। हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। उस बच्चे की खुशियां तो मैं नहीं मना पाई, लेकिन उसके इस दुनिया से जाने की मुबारकबाद देती हूँ आपको, अति ने कहा, और फिर एक झटके से जश्न को धक्का देकर बाथरूम से बाहर चली गई। ऐसी बातें सुनकर जश्न एकदम सुन्न सा खड़ा रह गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उसकी बेबी डॉल है, जो उसके बारे में ना जाने क्या क्या सोचे जा रही है। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अति उससे इस तरह की बातें करेगी, उसके खिलाफ इतनी नफरत उसके मन में भर जाएगी। लेकिन फिर अचानक ही किसी बात ने उसके दिमाग में एक प्रहार सा किया, पर अचानक ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। मतलब तुम जानती हो कि ये अबॉर्शन मेरी वजह से नहीं हुआ। मैं सिर्फ इस बच्चे को अबॉर्ट करना चाहता था, लेकिन ये बच्चा इस दुनिया से मेरी वजह से नहीं। ये कहते कहते उसकी आंखें और भी ज़्यादा हैरत में फैल चुकी थी। वो जल्दी से बाहर आया तो देखा कि अति ब्लैंकेट ओढ़े बिस्तर पर लेट चुकी थी। उसने एक झटके से ब्लैंकेट को हटाया और फिर अति को देखते हुए बोला, अगर तुम जानती होगी ये मिसकैरेज मेरी वजह से नहीं हुआ, फिर मुझसे नाराज़ क्यों हो? लेकिन अति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, और अब जश्न ने उसे सरका कर थोड़ा सा साइड किया और फिर उसके बिल्कुल करीब लेट कर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों के कोनों से बहते हुए आंसू उसके तकियों को भिगो रहे थे, तो उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में से ऊपर किया और फिर अपना हाथ उस तकिए के ऊपर रख कर उसके चेहरे को अपने बाजू पर रख लिया और अपना दूसरा हाथ उसके गाल पर रखते हुए बोला, प्लीज़ चुप हो जाओ बेबी डॉल। तुम जानती हो मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मैं मानता हूँ जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, और हाँ, मैं नहीं चाहता था ये बेबी हो, लेकिन तुम जानती हो ना कि ये मिसकैरेज मेरी वजह से नहीं हुआ। तुम उन सीढ़ियों से गिरी और फिर वो बेबी नहीं बच पाया। प्लीज़ बेबी डॉल, मुझे माफ़ कर दो, मैं हमारे बच्चे को नहीं बचा पाया। आप उसे बचाते भी कैसे, जबकि आप खुद उसकी जान लेना चाहते थे? और आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आखिर हुआ तो वही ना जो आप चाहते थे। आप चाहते थे वो बेबी इस दुनिया में ना आए, नहीं आया। आप चाहते थे मेरी याददाश्त वापस आ जाए, मेरी याददाश्त वापस आ गई। अब इसके अलावा और आपको क्या चाहिए? अति ने रोते हुए कहा, तो जश्न ने अब उसे उसके कमर से थामकर अपने ऊपर लिटाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके आंसू साफ करते हुए बोला, मुझे तुम चाहिए हो, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे मेरी बेबी डॉल वापस चाहिए। क्या इसके अलावा और कुछ है जो मुझे चाहिए हो सकता है? तुम जानती हो मेरी हर चाहत सिर्फ तुमसे है और कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में, सिर्फ तुम चाहिए हो। उसकी बात सुनकर अति का रोना और भी ज़्यादा तेज हो गया और उसके आंसू सीधा आकर जश्न की आंखों की पलकों पर गिरे। अति ने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और उसके ऊपर से हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन जश्न ने उसे मजबूती से थाम लिया। दे दो ना खुद को मुझे, और कुछ नहीं मांगूंगा तुमसे, सिर्फ तुम्हारे सिवाय, क्योंकि तुम सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरी हो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, प्लीज़ अपनी जिद छोड़ दो। जश्न भी अब रोते हुए बोला, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। अति ने कहा, तो जश्न ने उसका सिर अपने सीने पर रख दिया और बोला, क्या मेरे बिना सच में तुम्हें नींद आने लगी है? पता है जब तुम्हारी याददाश्त चली गई थी और तुम्हें मैं याद नहीं था, तो तुम मुझे अपना बॉडीगार्ड समझकर ही मुझे अपने पास सुलाती थी। तुम कहती थी कि जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो तुम्हें सुकून मिलता है, तो फिर अब तुम्हें कैसे मेरे बिना नींद आने लगी?
उस वक्त ये पता नहीं था कि सुकून के साथ साथ आप मुझे इतना बड़ा दर्द भी दे सकते हैं। एक दर्द ने वो सारे सुकून के लम्हे मुझसे छीन लिए। कुछ भी नहीं छीनने दूंगा मैं तुमसे। मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही तुम थोड़ी सी मैच्योर हो जाओगे हम फिर से बेबी प्लान करेंगे, और आई प्रॉमिस उस वक्त बेबी का सबसे ज़्यादा ध्यान मैं ही रखूँगा। सिर्फ बेबी का ही नहीं, तुम्हारा ध्यान भी बहुत अच्छे से रखूँगा। कभी अपनी बेबी डॉल और अपने बेबी को कोई कमी नहीं होने दूँगा। जश्न अभी बोल ही रहा था कि अति एक झटके से उससे अलग हुई और दूसरी तरफ जाकर मुंह फेरते हुए बोली, मत देखिए ऐसे ख्वाब जब अब पूरे ही ना होने हों। हम दोनों का बेबी तो तब होगा ना जब मैं आपके साथ रहूँगी। आज आपने मुझे खुद से दूर जाने से रोक लिया, लेकिन हमेशा तो नहीं रोक पाएंगे ना। जश्न ने पहले तो अपने हाथों को देखा जिन्होंने पहले अति का हाथ थाम रखा था और अब एकदम खाली थे, और फिर अति की तरफ देखते हुए बोला, क्या अब तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? आपने खुद ही प्यार करने की वजह को ख़त्म कर दिया, अति ने कहा, और फिर एकदम से करवट लेकर लेट गई तो उसका चेहरा दूसरी तरफ हो गया। जश्न कुछ पल उसे देखता रहा और फिर अचानक ही उसने अति को सीधा किया और उसके ऊपर आकर उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो क्यों अब भी तुम्हें मुझसे फ़र्क पड़ता है? मेरे किसी के करीब जाने से और किसी के मेरे करीब आने से तुम्हारा दिल जलता है। अगर हम किसी से प्यार ही ना करें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें पड़ता है। मुझे नहीं पता आपको कौन सा वहम हुआ है, लेकिन मुझे अब आपसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो मुझे किसी और के हाथों से मीठा खाते हुए देख तुमने मिर्ची क्यों खाई? दिल की जलन को बुझाने के लिए मुंह को जलाना क्यों शुरू कर दिया? उसका सवाल सुनकर अति का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया। उसने जल्दी से अपना चेहरा फेरना चाहा, लेकिन जश्न ने अपनी उंगलियों से उसका चेहरा फिर से अपने सामने किया और बोला, फिर क्यों किसी और को मेरी तरफ देखते देख तुम्हें इतनी जलन महसूस हुई कि तुम मेरे सामने आकर खड़ी हो गई ताकि मुझे किसी की नज़रें भी ना छू पाए। जब मैंने किसी को देखा तो तुम्हें जलन होने लगी। मुझे कोई जलन नहीं हुई, तो बार बार ये जलन शब्द कहना बंद कर दीजिए, अति ने उसे खुद से हटाते हुए कहा। लेकिन जश्न उसके ऊपर से नहीं हटा और बोला, अच्छा, तो क्यों तुमने उस लड़की का चेहरा आइसक्रीम से बिगाड़ दिया? फिर क्या हुआ अगर उसने मेरी आइसक्रीम में से थोड़ा सा खा लिया तो? उसके होठों ने मेरी आइसक्रीम को ही छुआ था, मेरे लबों को तो नहीं छू लिया था। तो आप क्या चाहते हैं? वो लड़की आपको छुए, आपके होठों को छुए? तो जाइए ना, उसके पास जाइए। मुझ पर अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं? मैं क्यों उसके पास जाऊं? अगर किसी और के पास ही जाना होता तो तुम्हारे आगे प्यार की भीख क्यों मांगता? जैसे ही जश्न ने कहा, अति का दिल एकदम से धड़क उठा। वो उसकी आंखों में ही देखती रह गई, जिसमें फिर से नमी भरनी शुरू हो गई थी। तुम्हें पता है, दुनिया भर की दौलत है मेरे पास, लेकिन प्यार के मामले में मैं तुम्हारे आगे फ़कीर बनकर खड़ा हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी तरस नहीं आता कि भीख में मुझे अपना प्यार ही दे दो? उसकी बात सुनकर अति की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसका दिल पसीजने लगा, लेकिन ना जाने कैसे पत्थर रखे उसने अपने दिल पर, जो एकदम से चेहरा फेर कर बोली, कुछ नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए, और बार बार ये कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, क्योंकि फिर आपसे तो क्या मैं खुद से भी नज़रें नहीं मिला पाती। उसकी बात ने जश्न का दिल एक बार फिर से तोड़ दिया। वो कुछ पल अपनी बेबी डॉल को देखता रहा और फिर चुपचाप उस पर से साइड हटकर सीलिंग की तरफ देखते हुए लेट गया। अति ने नज़रें घुमाकर एक बार उसकी तरफ देखा। जश्न के आंखों के कोरे से बहते हुए आंसू देखकर भी उसके आंसू और तेज हो गए, लेकिन फिर उसने जल्दी से करवट ली और तकिए को मुट्ठियों में भींचकर रो पड़ी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकले, लेकिन आंसुओं पर कहाँ कोई जोर रहता है। रोते वक्त उसकी वो धीमी धीमी सी आवाज़ें निकल रही थी जो जश्न तक चुगली कर रही थी। अपना रोना तो जश्न बर्दाश्त कर ले, लेकिन अपनी बेबी डॉल का रोना कैसे ही बर्दाश्त करता। उसने अपने आंसू साफ किए और फिर एक झटके से अति को अपनी तरफ खींच लिया और उसके हाथों को पकड़कर ऊपर की तरफ बांधते हुए अपने एक हाथ में जकड़ लिया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम जानती हो इस वक्त हम दोनों का दिल जल रहा है और इसे ठंडक देने का सिर्फ एक ही तरीका है। इतना कहकर अति कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी बोलती बंद कर दी।
अपने हाथ जश्न के हाथों में बंधे होने की वजह से अति ना ही उसे रोक पाई और ना ही खुद से दूर कर पाई। जश्न को रोकना तो दूर, वो खुद को भी नहीं रोक पा रही थी और ना जाने कब वो कैसे वो भी जश्न को रिस्पॉन्स देने लगे। जैसे ही अति ने उसे रिस्पॉन्स देना शुरू किया, जश्न के दिल को एक सुकून सा मिल गया। कब से वो अति को प्यार करने के लिए तड़प रहा था। भले ही ये किस प्यार से नहीं हुई, लेकिन इसमें प्यार की कोई कमी भी नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से जश्न तड़प रहा था शायद उसी तरह से अति भी तड़प रही थी। थोड़ी देर बाद जश्न उससे दूर हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अभी भी तुम कहती हो कि हम दोनों के बीच प्यार खत्म हो गया, तो फिर इतनी बेसब्र क्यों हो जाती हो मेरे छूने से कि मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम खुद ही मेरी तरफ खिंची चली आती हो, पूरी तरह से मेरी हो जाती हो। उसकी बात सुनकर रति ने अपनी नज़रें फेर ली, क्योंकि शायद उसके इस सवाल का जवाब उसके पास भी नहीं था। और उसके इस तरह से नज़रें फेरने पर जश्न मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों के बीच प्यार नहीं। हम दोनों के बीच प्यार तो अब मरकर भी ख़त्म नहीं होगा, तो जीते जी तो सवाल ही नहीं उठता। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी बेबी डॉल। और ये जश्न भी खुद को अपनी अति के नाम कर चुका है। अब ना तो वो उससे अलग होगा और ना ही तुम्हें खुद से अलग होने देगा। ये बात अपने छोटे से दिमाग में फिट कर लो। उसकी बात सुनकर रति ने आंखें खोलते हुए उसकी तरफ देखा और फिर करवट लेकर लेट गई। तो जश्न भी अपनी जगह पर आया और फिर उसे पेट से पकड़कर अपने पास सरकाते हुए उसकी पीठ से अपना सिर लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। अति की आंखों में एक बार फिर से आंसू बह निकले। वो पलटकर जश्न के सीने से लगना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी कि वो उससे कितना प्यार करती है, लेकिन उसके अंदर कुछ और था जो उसे रोक रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसे लगा कि जश्न गहरी नींद में चला गया, तो वो जश्न की तरफ पलटी और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। भले ही वो जश्न के साथ थी, लेकिन वो उसके चेहरे को भी ढंग से नहीं देख पा रही थी, क्योंकि जब भी दोनों की नज़रें मिलती तो वो अपने दिल के एहसासों को छुपा नहीं पाती। और जश्न तो उसकी आंखें भी बहुत बखूबी पढ़ लेता था, इसलिए वो उससे नज़रें भी कम मिला रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे को बड़े ही गौर से देख रही थी। उसकी नज़रों में इस वक्त बेहद प्यार भरा हुआ था। उसने अपना हाथ जश्न के गाल पर रखा और मन ही मन बोली, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, जितना आप मुझसे करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा। और नहीं रह सकती मैं आपके बिना, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो बेबी मैंने खोया वो मुझसे ज़्यादा तो आपका था, क्योंकि वो आपकी वजह से ही मेरी ज़िंदगी में आया। तो उसके ना होने से आपसे शिकायत कैसी? जो मेरी किस्मत में था वो तो होकर ही रहना था। और मैं जानती हूँ उसका जितना गम मुझे है उससे भी ज़्यादा आपको गम होगा, क्योंकि जिसे अपनी बेबी डॉल ही इतनी प्यारी है, उसे उस बेबी डॉल का बेबी कितना पसंद होगा, इतना तो अंदाज़ा लगा सकती हूँ मैं जान हूँ आपकी, तो वो तो आपकी धड़कन होता, लेकिन शायद वो हमारी किस्मत में नहीं था। पर मैं आपको इसलिए नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में नहीं रहा, बल्कि इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि आप अपनी ज़िंदगी चैन से जी सको। जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं वो मुझे किसी भी तरह से अपनी दुनिया में ले जाना चाहते हैं और बार बार वो मुझे आपसे दूर करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको बेहद तकलीफ़ होती है। मेरी वजह से बार बार आपकी जान पर बन आती है और मैं आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकती। मैं खुद कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे जश्न जी को कुछ हो जाए मैं ये कैसे बर्दाश्त करूँगी। मैं समझ चुकी हूँ कि वो लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अगर कहीं उन लोगों ने मेरी वजह से आपको कुछ कर दिया तो मैं तो जीते जी मर जाऊँगी। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दे सकती। मेरी वजह से पहले भी आपकी जान जाते जाते बची, और अगर अब आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मैं सह लूँगी जो मेरे साथ होगा, लेकिन आप पर एक खरोच भी मुझे बर्दाश्त नहीं। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊँ। कुछ दिनों में शायद आप मुझे भूल जाएं और आपकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए, लेकिन अगर मैं आपके साथ रही तो आप कभी चैन से जी नहीं पाएंगे। कितनी बातें करोगी बेबी डॉल, जश्न ने एकदम से बोला तो अति हैरान रह गई। उसने एक झटके से अपना हाथ जश्न के गाल से हटा लिया और करवट लेने लगी।
लेकिन अब जश्न ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उसकी आंखों में देखने लगा और फिर बोला, अगर मेरी आंखें बंद कर लेने से ही तुम मेरे करीब आओगी तो मैं अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लेता हूँ, लेकिन फिर तो तुम ही रोओगी क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी बेबी डॉल भी मेरे बिना नहीं रह सकती। उसकी बात सुनकर ही अति की आंखों में से आंसू निकलने लगे थे, तो जश्न ने अब इसके आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसे अपने सीने से लगाकर उसे यकीन दिलाने लगा कि कुछ भी गलत नहीं है। वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसके सीने से लगते ही अति को बेहद सुकून मिला। उसने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और जश्न के सीने पर अपने हाथ रख लिए। जश्न ने उसके हाथ को अपनी कमर पर लपेट लिया और फिर बोला, सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। अगर तुम्हारी आंखों में डार्क सर्कल पड़ गए तो मुझे मजबूरन दूसरी लड़कियों को देखना पड़ेगा और फिर तुम सबके मुँह आइसक्रीम से बिगाड़ती फिरोगी। उसकी बात सुनकर अति अब रोते रोते भी हंसने लगी। उसने धीरे से जश्न के सीने पर अपने होठ रखे और ये काम इतने धीरे से किया कि जश्न को पता ना चले, लेकिन जश्न को कैसे पता ना चलता, वो बस मुस्कुराया और अति को महसूस करने लगा। धीरे धीरे दोनों गहरी नींद में जा चुके थे। सुबह जश्न के उठने से पहले ही अति उठ गई और नहा धोकर तैयार होने लगी। जश्न गहरी नींद में नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली और चुपचाप लेटा रहा। वो जानना चाहता था आखिर अति के दिमाग में चल क्या रहा है। अति भी जानती थी जश्न सो नहीं रहा है, सिर्फ सोने का ड्रामा कर रहा है, लेकिन उसने भी ऐसे रिएक्ट किया जैसे जश्न पर उसका ध्यान ही नहीं है। वो अच्छे से तैयार हुई और फिर अपना पर्स और फ़ोन उठाकर कमरे से बाहर आने लगी कि उसी वक्त जश्न बिस्तर से उठा। अति जो दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, जश्न ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा और फिर सीधा बिस्तर पर अपने ऊपर ही लेकर गिर गया। अति उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। सुबह सुबह का वो नूर जो जश्न के चेहरे पर हमेशा रहता था, अब उसके चेहरे से गायब था। शायद ये उसी का नतीजा था जो अति जश्न के साथ कर रही थी, लेकिन वो भी मजबूर थे। वो खुद को जश्न की पकड़ से छुड़वाने के लिए कसमसाने लगी, लेकिन जश्न ने उसे नहीं छोड़ा और यूं ही लेटे रहा और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ते हुए बोला, कहाँ जा रही हो बेबी डॉल, वो भी सुबह सुबह? आपको बताना ज़रूरी है क्या? बेशक ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर नहीं बताऊंगी तो आप मुझे जाने नहीं देंगे? अति उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। अगर तुम बता दोगी तो हो सकता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। जश्न ने उसकी बात का जवाब दिया तो अति के पास कहने को कुछ नहीं रहा। उसने खुद को छुड़वाने की कोशिश भी बंद कर दी और जश्न की तरफ देखते हुए बोली, मुझे कॉलेज जाना है, अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करनी है और उम्मीद है आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी बात सुनकर जश्न मुस्कुराया और बोला, मुझे तो तुम्हारी किसी भी बात से प्रॉब्लम नहीं है, जब तक वो बात तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना करे। तो मैं जाऊँ? अति ने दोबारा पूछा तो जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं। पर क्यों? आपने कहा ना कि आपको मेरे पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? अति ने जश्न के चेहरे की तरफ देखते हुए दोबारा सवाल किया। तो इस बार जश्न ने उसकी कमर पर अपने हाथ थोड़े से ज़्यादा कसे और फिर उसे यूं ही लेकर खड़ा होते हुए बोला, क्योंकि तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। उसकी बात सुनकर अति खींचते हुए बोली, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप हर जगह पर मेरे साथ जाएंगे। इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि हर जगह अकेली जा सकूं। और हाँ, मेरे लिए तुम हमेशा ही छोटी रहोगी, मेरी छोटी सी क्यूट सी बेबी डॉल। जश्न कातिलाना अंदाज से मुस्कुराते हुए बोला तो अति और भी ज़्यादा चिढ़ गई। उसने गुस्से से जश्न की तरफ देखा और चुपचाप अपने हाथ पटकते हुए बेड पर बैठ गई। तो जश्न भी अलमारी की तरफ बढ़ा और फिर अपने कपड़े निकालने लगा। इस वक्त उसने सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिसमें वो काफ़ी सेक्सी एंड हॉट लग रहा था। अति का गुस्सा एक तरफ, लेकिन उसकी नज़रें जश्न को जिस तरह से देख रही थी वो अंदाज़ बिल्कुल अलग था। वैसे भी जश्न जैसा हॉट एंड सेक्सी बंदा सामने हो तो कोई लड़की कैसे ही खुद को कंट्रोल करे, और यही अति के साथ हो रहा था। उसका खुद का बंदा उसके सामने उसे इस तरह से अट्रैक्ट करते हुए घूम रहा था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। वो अपनी उंगलियों को आपस में उलझाए जा रही थी और उसे यूं मुश्किल में देखकर जश्न की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी होती जा रही थी।
वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि अति एकदम से अपनी जगह से उठी और बोली, आपको बहुत वक्त लग जाएगा और मैं लेट हो जाऊंगी, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। वैसे भी आपके बॉडीगार्ड तो मेरे साथ ही जाएंगे, उनके बिना तो अब मुझे आप कहीं जाने की इजाज़त भी नहीं देंगे। उसने जिस तरह से कहा साफ था कि वो जल्द से जल्द कमरे से बाहर जाना चाहती थी ताकि खुद पर काबू ना खोए, क्योंकि अगर एक बार भी जश्न उसके पास आया और उसने उसे प्यार से छुआ भी तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तुम्हें सच में देरी हो रही है? जश्न ने पूछा तो अति ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तुम्हें जल्दी कॉलेज जाना है? अब जश्न ने दूसरा सवाल किया तो अति ने फिर से अपना सिर हाँ में हिलाया। तो जश्न ने अपने कपड़े एक तरफ फेंके और फिर जल्दी से एक टी शर्ट पहन ली और साथ ही जूते भी। अब तो वो और भी ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। उसकी वो स्लीवलेस टी शर्ट और घुटनों तक आते हुए शॉर्ट्स के साथ स्पोर्ट्स शूज उसे और भी ज़्यादा ड्रेसिंग बना रहे थे। उसने जल्दी से अपना मुंह धोया और बाथरूम से बाहर आकर बोला, ठीक है ऐसे ही चलो, वैसे भी मुझे कौन सा किसी ने देखना है, और जिसने देखना है उसके सामने तो मुझे ये भी पहनने की ज़रूरत नहीं। उसने जैसे ही कहा अति के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। जश्न उसके साथ इन कपड़ों में जाएगा, ये सोचकर ही उसे घबराहट सी होने लगी थी। लड़कियां तो जश्न को पूरे कपड़ों में भी नहीं छोड़ती तो आधे कपड़ों में तो छोड़ेंगी ही क्या। अभी वो उसे एकटक देख ही रही थी कि जश्न ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा और खुद पर परफ्यूम लगाने लगा, और इस बात ने अति की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी कर दी। चलें अब, जश्न ने मुस्कुराकर उसके पास आते हुए कहा तो अति ने अपना बैग और फ़ोन पेट पर पटका और बेड पर अपनी आलती पालती मारते हुए बोली, मुझे कहीं नहीं जाना। अब तुम्हें क्या हुआ? अब तक तो तुम्हें देरी हो रही थी और अब तुम्हें जाना ही नहीं? जश्न ने बिल्कुल अनजान बनते हुए कहा, जबकि वो अंदर ही अंदर अपनी बेबी डॉल की इस जलन पर मुस्कुरा रहा था। अति ने खींचते हुए उसकी तरफ देखा और फिर मुंह बनाते हुए बोली, मैंने कहा ना अब मुझे कहीं भी नहीं जाना। ठीक है मत जाओ, लेकिन मैं अगर उठ गया हूँ तो सोच रहा हूँ एक वॉक पर ही चला जाऊँ। तुम चलोगी क्या साथ? उसने मुश्किल से अपनी हंसी दबाते हुए पूछा। तो उसके वॉक पर जाने से तो अति और भी ज़्यादा चिढ़ गई और चद्दर उठाकर पैरों से मुंह पर लाते हुए बोली, मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जाना, और अगर आपको भी जाना है तो ढंग के कपड़े पहन कर जाइए। मक्खियाँ तो शहद पर आती ही हैं, लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे शहद खुद मक्खियों के पास जा रहा हो। इतना कहकर वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गई और अपना मुंह चद्दर से ढक लिया। जश्न से नाराज और खफा रहना भी उसके लिए किसी टास्क जैसा था जिसमें वो बुरी तरह से फेल हो रही थी। वो कुछ सोचती उससे पहले ही जश्न उसके पास आया और उसके ऊपर से चद्दर हटाकर बिल्कुल उसके साथ ही लेट गया। अति ने घूरते हुए उसकी तरफ देखा और फिर करवट लेकर उठने लगी, लेकिन जश्न ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा और बिल्कुल उसके करीब होकर औंधे मुँह लेट गया, जिससे उसका आधा भार अति पर था, क्योंकि वो आधा बिस्तर पर और आधा अति पर था, और उसका हाथ अति के पेट पर और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ से आकर अति के सिर पर था। क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? अब तो मुझे खुद की किस्मत पर भी एतबार नहीं। अति ने उसकी बात का जवाब उसकी आंखों में देखते हुए ही दिया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे अलावा कोई और लड़की मेरे करीब आ सकती है? ऐसा कभी नहीं होगा, तो ये जलना छोड़ो और लाइफ एंजॉय करो। वैसे भी रोध होकर अब तुमने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया। चलो तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूं? जश्न भी उसकी आंखों में देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर अति ने अपना मुंह फेर लिया और बोली, कोई ड्रॉप करने जाता है तो इतना सेक्सी बनकर नहीं जाता कि जाने वाले का मूड ही खराब हो जाए। मतलब तुम्हारा मन इस सेक्सी मैन के साथ कुछ और करने का कर रहा है? ये बोलते हुए उसने उसके कमर पर हाथ रखकर अपने करीब कर लिया। जश्न का उसके करीब आना, उसे चूमना, उसे पैम्पर करना और उसके साथ वो प्यार भरे पल बिताना सब अलग बात थी, लेकिन उसके इस तरह से करीब आने का तो सोचकर ही उसकी बैंड बज जाती थी। फिर एकदम से जश्न का हाथ वो अपने पेट से हटाते हुए खड़ी हुई और बोली, मुझे कॉलेज जाना है, प्लीज़ मुझे कॉलेज ही ड्रॉप कर दीजिए। जब उसने ये बात कही तो वो हल्का हल्का काँप रही थी और उसका ये कंपन देखकर जश्न की हंसी छूटने लगी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और फिर अति को एक झटके से पीछे खींचकर वापस लिटाते हुए बोला, पर मेरा मूड तो तुमने पूरा बदल दिया ना। अब मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें ड्रॉप करके आने को, पर मुझे तो कॉलेज जाना है ना। आप जानते हैं ना मेरे लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है।
पर इस वक्त मेरी ज़रूरत कुछ और है और शायद तुम्हारी भी। कहते हुए जश्न ने अपनी एक उंगली उसके गाल पर रखी और उसके गाल पर घुमाते हुए नीचे गर्दन तक लेकर आया। उसने जल्दी से खुद को संभाला और एक बार फिर से उठकर बैठ गई और बोली, मुझे कॉलेज जाना है। अगर आप मुझे ड्रॉप करने चल रहे हैं तो ठीक, वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। इतना कहकर वो सरकती हुई बेड से नीचे उतर गई तो जश्न भी अपने जगह से खड़ा हुआ। अति ने उसे देखते हुए ही अपना बैग और पर्स उठा लिया और फिर कमरे से बाहर निकल गई तो जश्न भी उसके पीछे पीछे ही बाहर की तरफ बढ़ गया। लेकिन उसे देखते हुए वो मन ही मन बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे मुझसे पीछा छुड़ा लोगी? नहीं बेबी डॉल, अब नहीं, बहुत जल्दी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अति जल्दी से कदम बढ़ाते हुए नीचे उतरकर घर के बाहर आ गई, जैसे उसे डर हो कि कहीं जश्न फिर से उसे पीछे से खींच ना ले जाए। और उसकी इस हरकत पर जश्न अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। दोनों घर से बाहर आकर गाड़ी में बैठे और फिर कॉलेज के लिए निकल गए। लेकिन उनके निकलते ही एक आदमी ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन कर कुछ बात कही तो सामने वाले शख्स के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैरने लगी। उसकी आंखों में एक जुनून, एक आग नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर बाद जश्न ने अति को कॉलेज के बाहर ड्रॉप किया। वो तो उसे अंदर तक ड्रॉप करना चाहता था, लेकिन अति ने जिस तरह से गुस्से से उसे घूरते हुए देखा था, उसे बाहर ड्रॉप करना ही सही लगा। अति ने अपने बॉडीगार्ड भी अंदर लेकर जाने से मना कर दिया था और जश्न को उन्हें बाहर रखने के लिए बोला। जश्न ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अपनी बेबी डॉल को ये भी नहीं महसूस होने देना चाहता था कि वो किसी तरह से कोई कैद में है। इसलिए उसने उसकी बात मान ली, लेकिन साथ ही साथ अपने बॉडीगार्ड को सख्त हिदायत भी दे दी कि अगर किसी भी काम में कोई लापरवाही हुई तो वो उनकी आखिरी लापरवाही होगी, क्योंकि इसके बाद वो लापरवाही करने के लिए ज़िंदा ही नहीं बचेंगे। जश्न को अपनी बात मानते देख अति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो गाड़ी से उतरकर अंदर कॉलेज की तरफ आ गई, लेकिन जश्न तब तक वहां से नहीं हटा जब तक उसके बॉडीगार्ड ने बिल्कुल कंफर्म नहीं कर दिया था कि अब अति कॉलेज में ही है और वो लोग बाहर पूरी तरह से उसका ध्यान रखेंगे। जैसे ही अति अंदर आई, सोनिया और रीचा उससे मिलकर बहुत खुश हुई। उन्होंने अति से उसके कॉलेज ना आने का कारण पूछा, लेकिन अति ने उन दोनों को कुछ नहीं बताया और वही बात टाल दी। वहीं दूसरी तरफ अक्षर उसे इतने दिनों बाद देखकर खुश था। ना जाने क्यों अति को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन अगले ही पल उसे जश्न की वार्निंग याद आ गई तो उसके चेहरे से वो मुस्कुराहट जाती रही। लेकिन धड़कनें फिर भी तेजी से बढ़ी हुई थी, शायद कोई बगावत होने की तैयारी थी। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स अभी अभी प्रिंसिपल के केबिन से बाहर निकला और फिर उस तरफ बढ़ गया जहां पर अति अपने दोस्तों के साथ थी। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब चाहे कोई भी सस्पेंस आएगा, लेकिन अति और जश्न दूर नहीं होंगे। इसलिए कहानी को सस्पेंस के साथ एंजॉय कीजिए। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।